तो कंट्रोल ऑर्गेनली न्यूक्लियस क्या मतलब हुआ इसका? सारा कंट्रोल इसके पास होता है। और इसके अलावा ये है कि ये सबसे बड़ा ऑर्गेनली है। दिस इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनली इन द सेल। सबसे पहला ऑर्गेनली है जो कि खोजा गया था, क्योंकि बड़ा है तो आसानी से देखा जा सकता है। तो एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने खोजा था इसको शायद फिश में, सॉल्मन फिश थी उसमें, ल्यूमेन सेल्स में, आरबीसीज में देखा था उसके। ठीक है, तो सबसे पहला ये आपका ऑर्गेनली है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनली है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये सारा कुछ कंट्रोल कर सकता है जो सेल के अंदर हो रहा हो। तो ये एक पिक्चर लगा रखी है मैंने सेल की, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो दिस इज न्यूक्लियस, बाकी सब माइटोकॉन्ड्रिया, अलग अलग ऑर्गेनलीज यहाँ लगे हुए हैं। ये रियल पिक्चर है, ठीक है, दिस इज रियल पिक्चर। कोई सेल है जिसको डाई किया गया है और फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिया गया है पिक्चर को। ठीक है, तो इस टाइप से कुछ अगर स्टेन करते हैं तो इस टाइप से कुछ सेल्स जो है दिखाई देती हैं, और इस टाइप से कुछ ये पिक्चर दिखाई देती है। दिस इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनली, सेंट्रली लोकेटेड। कैसे लिखोगे आप? सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल सेलुलर कंपोनेंट्स विच कंट्रोल्स द नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। सेल की जो भी नॉर्मल एक्टिविटीज, सेल कौन कौन सी करती है? नॉर्मल एक्टिविटीज का मतलब सेल के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज होती रहती है। बायोकेमिकल एक्टिविटीज की बात हो रही है यहाँ पे। तो जैसे कि आप ग्लाइकोलाइसिस वगैरह करना है ना, एनर्जी का प्रोडक्शन करना है, कोई सीक्रेट करके प्रोटीन वगैरह बनाना है, तो ये सारी चीजें जो एक्टिविटीज, रेगुलर एक्टिविटीज है सेल की, उसको कंट्रोल करती है सेल विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, बाउंडेड बाय द, और ये एक आप देखेंगे मेम्ब्रेन से ये बाउंड होती है। यहाँ एक चारों तरफ आप मेम्ब्रेन देख पा रहे होंगे, और इसके अंदर आप देखेंगे डीएनए, फिक्स्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, मतलब अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं? 22 ऑटोसोमल, और ठीक है, तो 23 पेयर्स पाए जाते हैं। 26 आपके, मतलब 46 46 जो है टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और इसे हर ऑर्गेनिज्म में, हर जो स्पीसीज होती है उसमें अलग अलग आपको मिलेंगे ये, और ये फिक्स नंबर होता है। ठीक है, तो अब आते हैं इसमें अंदर, इसके थोड़ा सा देखते हैं कि ये कैसे, क्या क्या चीजें इसके अंदर पाई जाती है। तो दिस इज द वन ऑफ द पिक्चर ऑफ द न्यूक्लियस। ये सेल है, सेल की ये आपका क्या है? व्हाट इज दिस? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद राइबोसोम्स, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहाँ पे चारों तरफ इसके जुड़ा हुआ एक मिलेगा आपको न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, और इसमें आपको ये पोर्स दिखाई दे रहे हैं, छेद। क्यों होते हैं ये पोर्स? हाँ, कोई भी चीजें जो है बाहर अंदर बाहर करने के लिए, हाँ, कोई मैसेंजर आरएनए है, राइबोसोम्स भी आपको बन के निकलेगा, उस टाइप से चीजें जो भी हैं वो, और यहाँ अंदर पाया जाएगा न्यूक्लियोलस। ठीक है, एक न्यूक्लियोलस होगा, न्यूक्लियस के अंदर भी एक यहाँ पे न्यूक्लियोलस पाया जा रहा है, और फिर उसके चारों तरफ आप ये देख पा रहे हो, ये आपका है क्रोमेटिन, क्रोमेटिन फाइबर्स। तो अगर इसको न्यूक्लियस को डिवाइड किया जाए तो यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर देखने को मिल जाते हैं आपको, एक क्रोमेटिन, एक न्यूक्लियर एनवेलोप एंड न्यूक्लियोप्लाज्म जिसे साथ में, एंड न्यूक्लियोलस। ये नंबरिंग थोड़ा गलत हो गई है। ठीक है, तो ये 3 पार्ट जो है आपको दिखने को मिल जाते हैं, क्रोमेटिन, न्यूक्लियर एनवेलोप, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोलस। तो पहला है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या होता है? व्हाट इज क्रोमेटिन? हाँ सही है, क्रोमोसोम के ही क्रोमेटिन बोला जाता है। नॉर्मल जो हमारे सेल रहती है वो ऐसे दिखाई देती है, जैसे मैगी आप खाते हो, बाउल ऑफ मैगी या फिर चाउमीन, वैसे ही लग रहा है ना ये चाउमीन की तरह। तो वैसे ही ये पड़ा हुआ होता है, क्रोमेटिन आपको दिखाई देगा। लेकिन जब सेल डिवाइड करने लगती है तो वो इस फॉर्म में आ जाता है, कंडेंस्ड क्रोमोसोमल फॉर्म में। क्रोमोसोम वहां पे अलग अलग दिखाई देने लगती हैं। तो नॉर्मल फॉर्म उसका वो है, लेकिन जब सेल डिवाइड करेगी तो वो इस फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, अब जब हम इसको खोलेंगे, क्रोमेटिन ऐसे धागे की तरह दिख रहा है आपको नॉर्मली आंखों से,
तो यहाँ पे भी हमको बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी। आने वाली क्लासेस में इसको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे चीजों को। और यहाँ पे आप देखोगे कि ये हिस्टोन प्रोटीन, जैसे आप ये धागा ऐसे तो मोड़ नहीं सकते, एक आपको पत्थर चाहिए या जो भी आप समझ लो, उसके चारों तरफ आप इसको घुमाओगे तभी तो आप प्रॉपरली उसको कर पाओगे ना। तो यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन वो काम करता है। और जब हमको इसको यूज करना होता है तो ये देखिए यहाँ पे खुल गया, ये धागा खुल गया, तो हम उसको यूज कर सकते हैं। जो जीन को एक्सप्रेस करना है वो अपना रिलैक्स हो जाएगा। इस फॉर्म में आता है जब हमारा नॉर्मल सेल डिवाइड करती है। So genetic material is found is spread out as a chromatin in non-dividing cell. DNA is condensed and wrapped around the protein forming chromosomes in dividing cells. अब यहाँ पे दो फॉर्म में क्रोमेटिन पाया जाता है, ये भी आप जान लीजिए। एक होता है यूक्रोमेटिन और एक होता है हेट्रोक्रोमेटिन। ठीक है, जो यूक्रोमेटिन है दिस इज द लेस कंडेंस्ड लूज फॉर्म, जो रिलैक्स है, वो ज्यादा टाइट नहीं है। तो दैट कैन बी ट्रांसक्राइब्ड। अगर लूज है तो आसानी से वहां पे प्रोटीन आके एंजाइम आके बाइंड कर पाएंगे और उसकी इंफॉर्मेशन को डिकोड कर पाएंगे। ठीक है, अगर नहीं है तो दैट इज द हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन इज हाईली कंडेंस्ड फॉर्म, इज टिपिकली नॉट ट्रांसक्राइब्ड। वो ट्रांसक्राइब नहीं कर सकते। ट्रांसक्राइब का मतलब डीएनए से आरएनए बनाना, वो नहीं बना पाओगे। आरएनए नहीं बना पाओगे तो आप प्रोटीन नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो ये जो चीज है ये नहीं हो पाएगी और इसलिए ये दो फॉर्म में आपका ये क्रोमेटिन एग्जिस्ट करता है। फिर आते हैं न्यूक्लियर एनवेलोप में। इसके चारों तरफ दूसरा नंबर है न्यूक्लियर एनवेलोप का। यहाँ पे आप पोर्स देख पा रहे हो, ये एनवेलोप है और इसके अंदर ही आपको न्यूक्लियर पोर्स के यहाँ पे आपको न्यूक्लियोप्लाज्म भी मिल जाएगा। ये डबल मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन इसकी यहाँ पे देख पा रहे हो, एक मेम्ब्रेन ये हुई और एक मेम्ब्रेन ये। और मैंने जो सैंडविच वाला मॉडल बताया था आपको शुरू में, लाइपोप्रोटीन वाला, याद हो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वही वाली मेम्ब्रेन देखो ये यहाँ पे पाई जाती है, लिपिड वाली, है ना। पोलर वाला रीजन इस साइड और नॉन पोलर रीजन अंदर की साइड में। तो ये हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक रीजन, तो वही वाली मेम्ब्रेन यहाँ भी यूज हो रही है और ये हमारी डबल मेम्ब्रेन बन जाती है, which is lined by nuclear lamina, outer membrane, rough endoplasmic reticulum के साथ ये जुड़ी हुई होती है बाहर। यहाँ पे आप पोर्स देख पा रहे हो जो हेल्प करता है आपको एंटर एंड लीव न्यूक्लियस। कोई भी मटेरियल को अंदर आना है या बाहर जाना है, दोनों में ही आपका ये पोर्स हेल्प करेगा। और यहाँ पे ये पोर्स हाईली उसमें आप देख पा रहे हो पिक्चर को। तो इट इज फाउंड इन कोरिलेटेड विद ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी ऑफ द सेल्स। न्यूक्लियर एनवेलोप बाइंड्स विद द न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियर एनवेलोप जो है न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ बाइंड करके रखता है, विच इज रिच इन दोज मॉलिक्यूल विच आर नीडेड फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्शंस, प्रोसेसिंग ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांसक्राइब्ड आरएनए मॉलिक्यूल। जो काम करता है उसी काम के चीजें यहाँ पे पाई जाएंगी। जैसे आप देख पा रहे हो रेप्लिकेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन होना है, डिवाइड करती है सेल, रेप्लिकेट करती है, ट्रांसक्राइब करना है उसको, रेगुलेट करना है, अलग अलग फंक्शन को रेगुलेट करना है। तो वही चीजें यहाँ पे आपको मिलेंगी आपको न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। डीएनए क्या करता है ये तो आपको पता ही है, व्हाट इज डीएनए एंड क्या काम करता है। इट्स ए हेरिडिटरी मटेरियल ऑफ द सेल। ठीक है, जीन दैट मेक डीएनए मॉलिक्यूल्स कोड फॉर डिफरेंट प्रोटीन्स, और उसकी मदद से आपका ये काम होता है। तो डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इंफॉर्मेशन को पास ऑन करना। फिर आते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर एक सेंट्रल रीजन, यहाँ पे आप पिक्चर में देख पा रहे हो, ब्लू टाइप से मेंशन किया हुआ है ये ब्लू कलर से। तो न्यूक्लियोलस क्या है? एक कॉन्स्पिशियस डार्कली स्टेन। अगर इसको स्टेन करेंगे तो डार्क टाइप से ये स्टेन होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन वगैरह पाया जाता है। सर्कुलर सब ऑर्गेनली, और ये सब ऑर्गेनली है। ऑर्गेनली के अंदर भी एक ऑर्गेनली है इनसाइड द न्यूक्लियस न्यूक्लियोप्लाज्म बाय ये न्यूक्लियर, यहाँ पे भी एक एनवेलोप में पाया जाएगा न्यूक्लियर एनवेलोप। और जब सेल डिवाइड करती है तो ये डिसअपीयर हो जाता है। और इसका मेन फंक्शन क्या है? राइबोसोम्स को बनाना, मेक राइबोसोम्स विच टर्न हेल्प टू मेक प्रोटीन। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोलस का हो गया एक फंक्शन। हम लोगों ने क्या क्या देखा? एक न्यूक्लियस देखा,
उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन देखा, उसके अंदर डीएनए मटेरियल देखा और न्यूक्लियोलस देखा। ठीक है, अब ये है न्यूक्लियस क्या क्या कर सकता है, एक समरी। ये अगर लिखने को आ जाए तो इस टाइप से आप इसको बढ़ा के आप लिख सकते हो। पहला है जेनेटिक मटेरियल का स्टोरेज करना, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, रेप्लिकेशन करना, रिपेयर करना। हमारे सेल में हमेशा रिपेयर की भी जरूरत पड़ती है। कोई प्रोसेस अगर सही नहीं हुआ तो ऐसा नहीं है कि वो अगले स्टेप में पहुंच जाएगा। अगर सेल रिप्लिकेट कर रही है, सेल डिवाइड कर रही है, तो वहां पे चेक पॉइंट्स होते हैं। जब तक उस चेक पॉइंट्स को वो क्रॉस नहीं करेगी, वो डिवाइड ही नहीं कर सकती है। तो इस टाइप की एरर को आगे नहीं जाने के कारण तो यहाँ पे चेक पॉइंट्स भी मिलेंगे और उसको रिपेयर करने का मैकेनिज्म भी विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियस। आरएनए सिंथेसिस जो आपको पता ही है, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, सबको ये ट्रांसक्राइब करने में हेल्प करेगा, एक्सपोर्ट करेगा साइटोप्लाज्म में। न्यूक्लियोलस का फंक्शन आपको पता है, राइबोसोमल आरएनए असेंबल्स राइबोसोमल सब यूनिट्स। फिर ओवरऑल कंट्रोल ऑफ सेल डिवीजन, सेल साइकिल का जो डिवीजन होता है उसमें ये बहुत बड़ा हेल्प करता है न्यूक्लियस। अलग अलग चेक पॉइंट्स होते हैं जो कि ड्यूरिंग द माइटोसिस एंड मियोसिस। फिर न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट, regulate the exchange of molecules between the nucleus and cytoplasm.